Hello everyone, welcome to Major HSKLC's Balnoi Academy. Myself Gagan Yadav, your GS faculty, and today's class will be of 5-year plans. सबसे हॉट टॉपिक यूपीएससी फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स. सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल इकोनॉमिक्स के अंदर जो आते हैं, कहां से आते हैं सर? 5-year प्लान से. तो एक एक 5-year प्लान को पढ़ेंगे. उसमें जितने भी टारगेट्स रहे हैं, क्या ईयर रहा है, क्या उसका कोई और नाम है उस प्लान का, किस किस फील्ड पर फोकस किया गया है उस प्लान के अंदर, वो पढ़ेंगे. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 5-year प्लान से. फर्स्ट 5-year प्लान क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले अगर उस प्लान का कोई नाम है. दूसरा, फोकस सबसे पहले कि उस प्लान के अंदर किस एरिया पर या किस सेक्टर पर फोकस किया गया है, यह सबसे पहला टारगेट रहेगा. सेकंड रहेगा कि जीडीपी ग्रोथ हमने कितनी टारगेट रखी थी, कितना हमने एक्सपेक्टेड था और कितनी हमने एक्चुअल में उस ग्रोथ को अचीव किया, ये रहेंगे. क्लियर? उसके बाद कोई मेजर डेवलपमेंट्स अगर हुए हैं, कोई मेजर डेवलपमेंट्स है, कोई इंस्टीट्यूशंस का फाउंडेशन हुई है, आईआईटीज बनाए गए हैं, डैम्स बनाएंगे, वो रहेंगे. उसके बाद कोई की इनिशिएटिव्स, कोई भी फॉर एग्जांपल मिनिमम नीड्स प्रोग्राम हो गया, फैमिली प्लानिंग्स हो गया है, ये मिड डे मील है, ये सब होंगे. उसके बाद कोई इंस्टीट्यूशन या कोई लॉ अगर एस्टेब्लिश किया गया है, लॉ यानी कि जैसे एमआरटीपी एक्ट है आपका, आईआरडीए है, इसरो बनाया, ये सब क्या है? ये आपके आएंगे इंस्टीट्यूशन या कोई लॉ आप गवर्नमेंट लेकर आई थी. क्लियर है? तो ये हमारा रहेगा पूरा का पूरा डिजाइन इस लेक्चर का. क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि सर व्हाट इज 5-year प्लान्स. व्हाट इज 5-year प्लान? तो जनरली था क्या, आफ्टर 1947 इंडिपेंडेंस के बाद अब चैलेंजेस थे कि अब जो ये इंडिया छोड़कर गए हैं, ये ब्रिटिशर्स, जिन ब्रिटिशर्स ने इस इंडिया को छोड़ा है, उसकी हालत है कैसी, एक बार ये देख लीजिए. सीवियर पॉवर्टी है, सीवियर पॉवर्टी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी बहुत कम है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एकदम नहीं है, फमाइन आ रहे हैं, ड्रोट्स आ रही हैं. खैर चलो, ड्रोट्स तो क्लाइमेट्स पर डिपेंड करती हैं, लेकिन क्या है सर, फमाइन आ रहे हैं, हेल्थ बिल्कुल खराब है, एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी रेट नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास सर सबसे जरूरी है खाना, पेट भरने के लिए अनाज ही नहीं है. ऐसा देश छोड़कर गए 1947 पर ब्रिटिशर्स. अब यह चैलेंज था कि हमने इस देश को आजाद तो कर लिया, एक आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन यह बहुत छोटी आजादी थी. अब सबसे बड़ी आजादी हमें किससे चाहिए थी सर? इससे आजादी चाहिए थी. जो फमाइन था उससे आजादी चाहिए, हमें पॉवर्टी से आजादी चाहिए थी. क्लियर है? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, रोजगार चाहिए लोगों को, हेल्थ चाहिए लोगों को, एजुकेशन चाहिए, नए इंस्टीट्यूट चाहिए, रोड्स चाहिए उन लोगों को. क्लियर है? तो इन सब चीजों से भी अब हमें बाहर निकलना था. तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे. अब इन सब चैलेंजेस पर वर्क करने के लिए सरकार एक इकोनॉमिक प्लानिंग करती है. क्या करती है सर? इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब यह है कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को इन सब चैलेंजेस से बाहर लेकर आएगी. एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होगी उसकी. कैसी होगी सर? एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, एक डिजाइन बनाया जाएगा कि किस सेक्टर में हम कितना आउटले देंगे, किस सेक्टर में कितना खर्च करेंगे, किसको प्रायोरिटाइज करेंगे. क्लियर है? तो यह सब पूरा का पूरा एक डिजाइन, एक स्ट्रक्चर्ड डिजाइन, और इन चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए, इनको टारगेट करने के लिए जो प्लानिंग होती है, उसको बोला इकोनॉमिक प्लानिंग. और जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी, अब वो कैसी होगी? सवाल यह था कि हम एनुअली देखेंगे, एनुअली देखेंगे क्या सर? तो सरकार ने कहा एनुअली ना देखते हुए हम एक काम करते हैं, क्योंकि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, चैलेंजेस अभी बहुत डीप हैं,
उनसे बाहर निकालने में समय लगेगा, टारगेट्स को मीट करने में समय लगेगा। तो क्या हुआ, सरकार ने क्या कहा, एक काम करते हैं, एक मॉडल को चुनते हैं, एक मॉडल को चुनते हैं जिसका नाम है आपका 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स। सरकार ने कहा कि जैसा सोवियत यूनियन में हो रहा है यूएसएसआर से, यूएसएसआर का ये कंसेप्ट 5 ईयर प्लानिंग का हमने अडॉप्ट किया। वी अडॉप्टेड 5 ईयर प्लान्स फ्रॉम सोवियत यूनियन कि एनुअली ना कर कर हम एक 5 साल के लिए एक इकोनॉमिक प्लानिंग बनाएंगे। कितने साल के लिए, 5 इयर्स के लिए एक इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे, पूरे 5 साल के लिए। और उन 5 साल, आने वाले जो 5 साल हैं, उन्हीं जिस पर हमने फोकस किया है, जिनको हमने टारगेट्स को लॉक किया है, उन्हीं पर काम करेंगे। और जो हमारे टारगेट्स हैं जीडीपी के, जो हमारे टारगेट्स हैं डेवलपमेंट्स के, ग्रोथ के, उनको अचीव करेंगे आने 5 साल में। क्लियर है? तो सबसे पहले व्हाट आर 5 ईयर प्लान? सर 5 ईयर प्लान्स वाज नथिंग बट अ इकोनॉमिक प्लानिंग। और इकोनॉमिक प्लानिंग क्या थी सर? जो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद जो चैलेंजेस थे, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस, उनसे देश को बाहर निकालने के लिए। क्लियर है? और कहां से अडॉप्ट किए सर? यूएसएसआर से हमने अडॉप्ट किए। उसके बाद क्या होता है, हमने देखा कि 1947 के अंदर, 1947 से पहले 1946 के अंदर एक असेंबली बनाई गई जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस समय पर 2 काम कर रही थी। 1946 में लिखना, 2 काम कर रही थी सर। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे मेन काम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और दूसरा काम क्या था, वो एज अ इंटरिम गवर्नमेंट काम कर रही थी। कैसा काम कर रही थी? इंटरिम गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह काम कर रही थी। क्यों? जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाते, इलेक्शन नहीं हो जाते और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आ जाएगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आ जाएगी, तब तक क्या होगा? तब तक ये केयर टेकर गवर्नमेंट, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी देश का। क्लियर है? सर इलेक्शन कैसे होते हैं देश के अंदर? जैसे संविधान में लिखा हुआ है, जैसे आरओपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जैसे जैसे प्रोसीजर लिखा हुआ है, इलेक्शन का प्रोसीजर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के हिसाब से इलेक्शन होंगे। लेकिन हमने देखा सर इलेक्शन तो तभी होंगे जैसा कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? कॉन्स्टिट्यूशन कब बना सर? 1949 के अंदर, 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? फुल्ली तरीके से पास किया गया। लेकिन हमने कमेंसमेंट कब किया? हमने कमेंसमेंट किया 2 महीने बाद, 26 जनवरी 1950 को, 1950 को। क्लियर है? अब इसके बाद इलेक्शंस हुए, और इलेक्शन होने के बाद पहले इलेक्शन 1950-51 में इलेक्शन हुए और एक नई सरकार बनकर आई। और उस सरकार ने क्या करा? अब जो फुल फ्लेज्ड एक गवर्नमेंट बनकर आई है, चुनी हुई गवर्नमेंट है, अब वो देश की इकोनॉमिक प्लानिंग करेगी। उसने पहली इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट करी 1951 से लेकर 1956 तक, जिसको बोला गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यहां से स्टार्ट हुए। इसलिए आजादी के तुरंत बाद हमें 5 ईयर प्लान्स क्यों देखने के लिए मिलते? उसका रीजन ये है। तो पहले 5 ईयर प्लान्स कब आए? जब इलेक्शंस होने के बाद एक नई गवर्नमेंट बनी, उस नई गवर्नमेंट ने पहला 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया। एंड व्हाट वाज द डेट ऑफ द 5 ईयर प्लान सर? 1951 से लेकर 56 तक। क्लियर? सेकंड, इस प्लान को हेरड डोमर प्लान भी बोला जाता है। हेरड और डोमर प्लान, हेरड और डोमर प्लान। जनरली हम जो प्लान्स पढ़ेंगे आगे, महालनोबिस प्लान, नेहरू प्लान, सी रंगराजन प्लान, गडगिल फॉर्मूला, गडगिल योजना, ये सब क्या है? हमने देखा कि इन जिन लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा योगदान किया, जो इस प्लान को बनाया, उनके नाम पर हम बोल देते हैं। लेकिन हेरड डोमर के केस में ऐसा नहीं है। हम इकोनॉमिक्स में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ बहुत सारे मॉडल्स पढ़ते हैं। सोलो का मॉडल है, मीड का मॉडल है, और आपका हेरड डोमर का मॉडल है। हालांकि हेरड का मॉडल एक अलग है, डोमर का मॉडल एक अलग है। और बहुत सारे मॉडल्स हैं, अनबैलेंस्ड ग्रोथ और बैलेंस ग्रोथ हो गया, लेमनस्टीन का मॉडल हो गया है, ठीक है, रोस्टो की है, मार्क्स का मॉडल है। तो ये सब मॉडल्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो ऐसे ही एक सबसे बेसिक मॉडल है लॉन्ग रन के लिए, एक सबसे बेसिक मॉडल है जिसको बोला हेरड डोमर मॉडल।
वो बताता है कि देश को एक स्टेडी ग्रोथ कैसे अचीव होगी, यानी कि एक देश एक ग्रोथ के पाथ पर कैसे चलेगा। उन्होंने कुछ बताया कि सर सेविंग्स कैसे करनी है, कैपिटल कैसे है, कैपिटल आउटपुट रेशियो का उन्होंने बताया, अलग अलग दिए, नेचुरल ग्रोथ क्या होती है, फुल ग्रोथ क्या होती है, नाइफ एज क्या होता है, बहुत सारे दिए। तो जनरली हैरोल्ड डोमर ने जो इनिशियल प्लान्स बताया कि किस तरीके से आपको स्टडी ग्रोथ करनी है, कैपिटल फॉर्मेशन करना है, किस एरियाज पर फोकस करना है, उन सब चीजों को अडॉप्ट हमने किया अपने पहले 5 ईयर प्लान के अंदर। इसलिए इस प्लान का नाम रख दिया गया हैरोल्ड एंड डोमर प्लान। समझ आई बात? क्लियर। अब सबसे पहला काम आता है सर फोकस किस पर किया गया। सबसे पहले हमने फोकस किया वी टारगेटिंग द एग्रीकल्चर। वाई वी टारगेटेड द एग्रीकल्चर सेक्टर? क्यों सर, पेट ही अगर नहीं भरा है तो देश का डेवलपमेंट कैसे हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वी नीडेड फूड सिक्योरिटी, वी नीडेड फूड। क्लियर है? बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, हमें खाना चाहिए था, तो सबसे पहले हमारा प्राइमरी फोकस किस पर था, वी फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर। प्राइस स्टेबिलिटी, क्यों प्राइस स्टेबिलिटी नहीं होगी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई ऊपर नीचे होता रहेगा, तो जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो खाना कैसे खरीद पाएंगे, सब्जियां कैसे खरीद पाएंगे, गेहूं चावल कैसे खरीद पाएंगे। तो उस प्राइस स्टेबिलिटी पर फोकस किया। पावर एंड इरिगेशन, बिजली और इरिगेशन, यानी कि अगर एग्रीकल्चर है तो इरिगेशन पर भी सरकार ने टारगेट किया कि अगर फसल अच्छी करनी है तो लोगों के पास इरिगेशन के साधन होने चाहिए। कैनाल्स बनानी स्टार्ट करी गई। क्लियर है? ट्यूबवेल्स पर सब्सिडी दी गई आपको। क्लियर है? पहले हरड़ चला करती थी, हरड़ वगैरह, तो वो सब चीजें बनाने की सब्सिडी मिली। क्लियर है? तो पहला फोकस किस पे था, एग्रीकल्चर पर था, और इसीलिए इसको एग्रीकल्चरल प्लान भी बोल देते हैं। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्लान। दूसरा क्या है, टोटल आउटले ऑफ 2069 करोड़ एम्ड टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एंड इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द पुअर। वही बताया, मेन क्या था, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना, एग्रीकल्चर पर फोकस था। क्लियर है? दूसरी बात, हमारा टारगेट ग्रोथ थी 2.1% की, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ हमने कितनी करी, 3.6% की, विच वॉज अ इंप्रेसिव ग्रोथ। एकदम से देश बाहर आया था और पहली ग्रोथ काफी बेहतर थी। हमने 2.1% की ग्रोथ अचीव टारगेट करी थी, लेकिन अचीव 3.6% की हुई। नेक्स्ट, उसके बाद हमने क्या किया, एग्रीकल्चर के साथ साथ हमने डैम्स बनाए। अब भाई पावर है, बिजली बनानी है तो कैसे बनेगी, हम डैम्स बनाने पड़ेंगे हमको। तो हमने क्या करे, 2 डैम्स बनाए बड़े फेमस। वन इज भाखरा नागल डैम एंड द हीराकुड डैम। भाखरा नागल डैम एंड द हीराकुड डैम। दिस इज योर इमेज ऑफ भाखरा नागल डैम। क्लियर है? भाखरा नागल डैम। उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूशंस हमने आईआईटीज को एस्टेब्लिश किया, लिटरेसी पर भी काम करना स्टार्ट किया। क्लियर? और यूजीसी जो आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है फॉर हायर एजुकेशन के लिए, उसको एस्टेब्लिश किया। क्लियर? नेक्स्ट क्या होगा, की इनिशिएटिव्स क्या क्या चलाई। तो ध्यान रखना, एक तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का कई बार क्वेश्चन आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान इज एसोसिएटेड विद द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कौन सा है सर, फर्स्ट 5 ईयर प्लान विच इज 1951 से लेकर 1956 तक। क्लियर है? नेक्स्ट चले, तो दिस इज योर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इस तरीके से हम एक एक प्लान को पढ़ने वाले हैं, क्या फोकस होगा, क्या डेवलपमेंट्स हुए, क्या टारगेट से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्लान की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्लान इज सेकंड 5 ईयर प्लान। तो सेकंड 5 ईयर प्लान टाइम क्या है, फ्रॉम 1956 टू लेकर 1961, और इस प्लान को क्या बोला जाता है, महालनोबिस प्लान। क्या बोला जाता है, महालनोबिस प्लान। ही वाज अ ग्रेट स्टैटिस्टिशियन सर, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिशियन बोला जाता है इनको। इन्होंने इस प्लान को फॉर्मुलेट किया, फ्रेम किया, और इन्होंने कहा कि सर अब काम करना होगा हैवी इंडस्ट्रीज पर। अगर भारत की हैवी इंडस्ट्रीज, अगर भारत की आयरन और स्टील ही नहीं होगा हमारे पास, तो सर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, ये सब स्कूल वगैरह कैसे बना लेंगे। तो अब हमारा काम था एग्रीकल्चर के बाद हमें हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काम करना। तो शिफ्टेड बेसिक एम्फसाइज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज, फोकस ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और बेसिक से लेकर हैवी इंडस्ट्रीज तक हमने काम करा। तो एग्रीकल्चर से हमारा शिफ्ट कहां पर हुआ, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ, लेकिन सर बहुत रैपिड, यानी सरकार ने बहुत अग्रेसिवली इसके अंदर काम किया। क्लियर? और बेसिक से लेकर हैवी इंडस्ट्रीज पर हमने फोकस किया। इसलिए आप देखेंगे कि
पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनका एक्सपेंशन हुआ। दूसरा, हमने 3 स्टील प्लांट्स बनाए, इसको स्टार बना लीजिए। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन आता है अलग अलग कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये 3 स्टील प्लांट्स हमने बनाए और ये क्वेश्चन में पूछेगा कि किस देश की हेल्प किस किस प्लांट में लगी। तो भिलाई यूएसएसआर के साथ मिलकर बनाया, दुर्गापुर बंगाल उत्तराखंड के खिलाफ उसके साथ मिलकर बनाया, राउरकेला इन उड़ीसा was established with the help of जर्मनी। क्लियर है? तो ये हमने स्टील प्लांट्स बनाए। उसके बाद हमारी ग्रोथ कितनी थी सर? 4.5% की ग्रोथ टारगेटेड थी, एक्चुअल नियरली 4.3% से हमने ग्रो किया, विच वॉज फेयर, विच वॉज वेरी गुड। क्लियर? की इनिशिएटिव्स क्या थे? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, हमारे भारत का पहली बार कोई इंडस्ट्री को लेकर एक पॉलिसी, एक नेशन वाइड एक यूनिफाइड पॉलिसी हम लेकर आए, इसको बोला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। किस प्लान में आई सर? सेकंड प्लान के अंदर, जहां पर हमने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया। इंस्टीट्यूशंस सर, एक्सपेंशन ऑफ एलआईसी और इसका नेशनलाइजेशन भी हुआ। क्वेश्चंस कई बार ऐसे आए हैं कि आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे देगा वो और पूछेगा इनके एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से क्रोनोलॉजी में सेट करिए। नाबार्ड दे देगा, नाबार्ड होगा कहीं पर, आपका नेशनल हाउसिंग बैंक होगा, एक्सिम बैंक होगा, और जैसे एलआईसी हो गया है, एसबीआई हो गया है। क्लियर है? ये सब आपके ऑप्शन में मिल जाएंगे और पूछ लेगा इनको क्रोनोलॉजी से, इनके टाइम के एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से सेट करिए। तो ध्यान रखना 5 ईयर प्लान से एसोसिएटेड है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और इनकी क्रोनोलॉजी भी आपसे पूछ सकता है। तो मैंने आपके साथ साथ एक्सपेंशन ऑफ एलआईसी तो लिखा है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी डेट भी लिख दिया, ताकि आप अगर इससे हटके भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक्सपेंशन हुआ एलआईसी का, नेशनलाइजेशन कब हुआ था एलआईसी का? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन द 1956 के अंदर। क्लियर है? दिस इज योर पावर प्लांट्स और सॉरी स्टील प्लांट्स थे हमारे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो ध्यान रखेंगे महान लोबिस प्लान कहा जाता था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया गया, टारगेट 4.5 की थी, 4.3 अचीव किया। एलआईसी का क्या किया हमने सर? एक्सपेंशन किया और उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1956 के अंदर नेशनलाइजेशन हुआ। पीएसयूज पर हमने एक्सपेंशन किया, 3 स्टील प्लांट्स बनाए, भिलाई, दुर्गापुर एंड राउरकेला, अलग अलग यूएसआर, यूके एंड जर्मनी के साथ मिलकर बनाए, और हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 को पारित किया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एंड द थर्ड 5 ईयर प्लान फ्रॉम 1961 से लेकर 1966 का। चलिए फोकस देख लीजिए, सेल्फ रिलायंस। हमारा मकसद था सेल्फ रिलायंस होना। आपको पता होगा एक स्कीम थी PL 480, पब्लिक लॉ 480। इस स्कीम के तहत, इस योजना के तहत हम यूएसए से क्या करते थे सर? अनाज मंगाया करते थे, गेहूं मंगाया करते थे, और वो इतना खराब क्वालिटी का हुआ करता था। शायद आज आप अपने पशुओं को भी रातब वगैरह में जो गांव में होता है उसमें भी नहीं डालते होंगे। वो हम मजबूरी में हमको मंगाना पड़ता था यूएसए से, ताकि अपने उस फूड की जो डिमांड है उसको मीट कर पाए। तो इन सब चीजों के बचने के लिए, फूड स्कार्सिटी से बचने के लिए हमारा फोकस कहां पर जाने लगा? धीरे धीरे सेल्फ रिलायंस की तरफ हम मूव करने लगे। क्लियर है? तो क्या था हमारा? इसे सेल्फ रिलायंट बनना है और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनना है। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस तो रखा कंटिन्यूस, लेकिन एम्फसाइज अब किसको दिया? सेल्फ सफिशिएंसी को भी फोकस किया। क्लियर है? इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ भी जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ सर? क्या हुआ? टारगेट हमने कितनी रखी थी? 5.6% का टारगेट था, लेकिन अचीव हम मात्र 2.8% कर पाए। बहुत ड्रास्टिकली, बहुत सिग्निफिकेंटली ये प्लान फेल हुआ, और उस प्लान को फेल होने के कारण बहुत सारे थे। उसमें सबसे 3 बड़े कारण हैं आपके सामने। ये टाइमिंग है, इसको ध्यान से देखिए। 1961 से लेकर 66 का कैसा समय था? भारत ने 2 बहुत बड़े युद्ध लड़े, और पहला था सर चाइनीज अग्रेशन या चाइनीज वॉर, इंडो साइनो वॉर 1962 के अंदर था। इंडो पाक वॉर 1965 का था। एंड सर सीवियर ड्रॉट्स, बड़े बड़े सूखे पड़े, बारिशें नहीं हुई, फसलें खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, तो ग्रोथ इसलिए बहुत खराब हुई। क्लियर है? तो ये बहुत बड़े रीजन थे जिसकी वजह से ये प्लान बहुत सिग्निफिकेंटली फेल हुआ। क्लियर है? हम 5.6 से सीधा कहां आ गए? 2.8% पर आ गए।
क्लियर। इंडो चाइना वॉर हमने लड़ा, क्लियर। 1965 के बाद फिर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने लीड करते हुए 65 वॉर लड़ा, क्लियर है। 1962 के बाद, क्लियर। हालांकि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेजर स्टील प्लांट्स और बनाए गए, बोकारो और राउरकेला के अंदर और स्टील प्लांट्स बनाए गए, एक्सपेंशन ऑफ रेलवे नेटवर्क्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इनका इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ पंचायत इलेक्शंस, इसको ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में आया है कि विच ऑफ द 5-year प्लान इज द फर्स्ट व्हेन द पंचायत इलेक्शंस वाज इंट्रोड्यूस्ड, और कौन सा 5-year प्लान चल रहा था व्हेन द पंचायत इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया और फॉर द फर्स्ट टाइम, क्लियर, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, क्लियर। चलिए, और ग्रीन रेवोल्यूशन बिगिनिंग फेज था, इसके लेट फेज, सॉरी हाँ सही लिखा है, इसके प्लान के लेट फेज में बिगिनिंग हो रही थी ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, हरित क्रांति की। क्या हो रहा था, फर्टिलाइजर सीमेंट इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन हो रहा था, और पंचायती राज स्ट्रेंथनिंग, यानी मैंने आपको बताया पहली बार पंचायत राज इलेक्शंस हमने क्या किए, इंट्रोड्यूस किए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एंड अब देखिए ध्यान से, बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, इतने बड़े वॉर लड़े और हम बहुत ड्रास्टिकली फेल हुआ इस 5-year प्लान को। तो हमने कहा एक काम करते हैं, थोड़ा सा अब छुट्टी ले लेते हैं। क्या लेते हैं सर, छुट्टी ले लेते हैं, 5-year प्लान से बहुत ड्रास्टिकली फेल्ड हुआ है, रीजंस उसके अलग थे, लेकिन हमने छुट्टी ली, और छुट्टी लेकर हमने कहा किया 5-year प्लान्स को रोकते हैं और एक काम करते हैं, प्लान हॉलीडे लाते हैं। क्या लाते हैं, प्लान्स हॉलीडे। तो प्लान हॉलीडे छुट्टी दी गई, कब से लेकर 1966 से लेकर 1966। आप इनको एनुअल प्लान्स भी बोल सकते हैं। 3 एनुअल प्लान्स हम लेकर आए, किस वजह से, फेलियर ऑफ थर्ड प्लान की वजह से। एनुअल प्लान्स लेकर आए कि हम शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन की काम करेंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, फूड सिक्योरिटी को, और रेस्टोरिंग इकोनॉमिक बैलेंस, जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स जो हमारी जो पूरी ग्रोथ है वो हिल चुकी है, उसको थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। उसके साथ साथ सर और बहुत बड़े काम हुए। भारत ने अपने 2 प्राइम मिनिस्टर्स को खोया उस समय पर, सिर्फ ऐसे ही खराब नहीं था थर्ड 5-year प्लान, और बहुत सारे रीजंस थे। हमने अपने 2 पीएम्स को लॉस्ट किया, नेहरू जी की उसी समय पर डेथ हुई और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी इस समय डेथ हुई। 1964 में नेहरू जी चले गए थे और लाल बहादुर शास्त्री जी 1966 में वो चले गए थे, क्लियर है। तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, बहुत बड़े सेटबैक्स इंडिया को लगे, 2 वॉर के साथ साथ ड्रॉट, और ड्रॉट के साथ साथ 2 हमारे बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर्स वो देश छोड़कर चले गए थे, क्लियर। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं थर्ड 5-year प्लान को लेकर, एक है गाडगिल योजना और एक है गाडगिल फॉर्मूला। कई बार बच्चे करते हैं गाडगिल योजना गाडगिल फॉर्मूला को एक समझ लेते हैं और जाकर लगा लेते हैं गाडगिल फॉर्मूला को, थर्ड 5-year प्लान में गाडगिल फॉर्मूला भी लगा देते हैं। ध्यान से देखना, गाडगिल योजना थर्ड 5-year प्लान को बोलते हैं, जिन्होंने नेशनल इनकम को इंक्रीज करने के लिए बात करी थी, इंप्रूव एग्रीकल्चर, बूस्ट इंडस्ट्रीज लाइक स्टील पावर, ऑल्दो इट वाज हेवीली अफेक्टेड बाय वॉर्स, अभी देखा वॉर्स को अफेक्ट किया था, क्लियर। दिस इज माधव गाडगिल, ये थे, इन्होंने इस प्लान को फ्रेम किया था, ये टारगेट्स थे उनके, इसलिए इसको बोला जाता है गाडगिल योजना। तो गाडगिल योजना रिलेटेड विद थर्ड 5-year प्लान, थर्ड 5-year प्लान। बट अगर हम गाडगिल फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला सर अलग है। फॉर्मूला बस ध्यान रखना, जो हमारा काम फाइनेंस कमीशन का इस समय है कि स्टेट और सेंटर के बीच में रिवेन्यूज का शेयर किस तरीके से होगा, वो जो फॉर्मूला दिया उसको बोलते हैं गाडगिल फॉर्मूला। इज एन ऑब्जेक्टिव मेथड फॉर एलोकेटिंग सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस अमंग द इंडियन स्टेट्स। समझ आया कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है सेंट्रल के द्वारा, उसको स्टेट्स में कैसे कैसे एलोकेट किया जाएगा, वो बताया था माधव गाडगिल ने, उसको बोला गाडगिल फॉर्मूला। और ये 1969 की बात है। तो गाडगिल फॉर्मूला एक्चुअली इज रिलेटेड विद द फोर्थ 5-year प्लान, बट द गाडगिल योजना और गाडगिल प्लान was this third 5-year प्लान, क्लियर है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, गलत नहीं करना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। गाडगिल फॉर्मूला पूछ रहा है, गाडगिल योजना पूछ रहा है, इस चीज को ध्यान से पढ़ना, क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नाउ अब दोबारा से उसी पर आ जाते हैं, फोर्थ 5-year प्लान। पॉज लगातार छुट्टी हुई थी, लेकिन फिर से हमने 5-year प्लान को इंट्रोड्यूस किया, एंड द नेक्स्ट प्लान वाज फोर्थ 5-year प्लान 1969 से लेकर 74 तक। इसको ग्रोथ विद स्टेबलाइजेशन प्लान भी बोलते हैं। इन्होंने 2 ऑब्जेक्टिव्स थे इस प्लान के, ध्यान रखना,
ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ शेयर लाइंस। फोकस किसके पे किया गया? एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड प्राइस स्टेबिलिटी। पर ध्यान रखना प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि ग्रोथ तो करनी है विद स्टेबिलिटी। तो अगर कोई क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दे रहा है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एग्रीकल्चर पर फोकस एक साथ, तो कौन सा है सर? वो 4th 5 ईयर प्लान है। दूसरा, ग्रोथ टारगेट कितने की थी? 5.7% की, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ कितनी थी? 3.3% की। क्यों? क्योंकि सर 1971 का वॉर, क्या हुआ था? 1971 का वॉर, ये हमने देखा था। इस वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक हमारी जो इकोनॉमी है उसको बैकलैश लगा, वो थोड़ा सा बैकफुट पर चली गई। क्लियर है? और क्या डेवलपमेंट्स हुए थे सर? 1969 में हमने 14 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइजेशन किया, उनको पब्लिक बैंक्स बनाया। और क्या हुआ सर? ग्रीन रेवोल्यूशन का पीक फेज चला। जो अभी तक ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया था लेटर फेज ऑफ 3rd 5 ईयर प्लान या एनुअल प्लान के दौरान, अब ये अपने पीक फेज पर था। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है सर? एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। और ग्लोबली सर नॉर्मन बार्लो फ्रॉम मैक्सिको। कहां से सर? मैक्सिको। हुआ क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन में सर? हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया था। बेटर इरिगेशन एंड बेटर फर्टिलाइजर्स किसानों को दिए ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, वीट, राइस वगैरह की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। क्लियर है? इट वॉज ग्रीन रेवोल्यूशन अबाउट। क्लियर? और डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए सर? ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम लेकर आए कि जहां ड्रोट आ रही है उसको टारगेट कैसे करना है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स वर अमंग द मेजर टारगेट्स ऑफ द प्लान। पहली बार फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया इस प्लान के अंदर इन द 4th 5 ईयर प्लान, ध्यान रखेंगे। और सर इसरो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1969 में इसरो बनी। कौन सा प्लान है? 4th 5 ईयर प्लान चल रहा है। फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि अब फेमा बन चुका है 1999 के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो भी इस समय ही आया था। एमआरटीपी एक्ट 1969, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट 1969 आया। एमआरटीपी एक्ट अब क्या है? ये कंपटीशन कमीशन बन गया है, कंपटीशन कमीशन। अब चेंज कर दिया गया एमआरटीपी को। एमआरटीपी कुछ नहीं है, सरकार ऐसी एक्टिविटियों पर, ऐसी गतिविधियों पर ध्यान रखती है जो अपनी एक मोनोपोली क्रिएट ना कर लें, मार्केट में किसी दूसरे को अनफेयरली डिफीट ना कर दें या बर्बाद कर दें या बिल्कुल बाहर निकाल दें। क्यों? ताकि आप सिर्फ अपनी मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहे हो और मोनोपोली से एक ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स का क्या एक्सप्लॉयटेशन करना चाह रहे हो। तो ऐसी प्रैक्टिसेस को बैन करने के लिए, ऐसी प्रैक्टिसेस को ध्यान रखने के लिए एमआरटीपी एक्ट था, जो अब कंपटीशन कमीशन बन गया। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे ये इसी 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ था ये डेवलपमेंट्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। और इस फोटो को तो कौन नहीं जानता, सबके घर में होनी चाहिए फोटो, तो सबके घर में। चलिए नेक्स्ट 5 ईयर प्लान की तरफ चलते हैं। 5 ईयर प्लान नंबर 5th 5 ईयर प्लान। और एक स्लोगन हमेशा ध्यान रखना, 1969 से लेकर 674 तक का यह प्लान था। और गरीबी हटाओ प्लान, क्या नाम था इसका? गरीबी हटाओ प्लान। यानी कि गरीबी हटाओ जो नारा दिया गया था, जो गरीबी हटाओ का जो स्लोगन था, वो किससे रिलेटेड है सर? इससे एम्फेसिस ऑन पॉवर्टी एलिविएशन, सेल्फ रिलायंस एंड सोशल जस्टिस, इसके ऊपर बेस्ड था। टारगेट ग्रोथ 4.4% की हमने अच्छी खासी अचीव करी, 4.8% की। क्यों? उसके साथ साथ मेजर डेवलपमेंट्स क्या क्या थे? हमने 20 पॉइंट प्रोग्राम, इंदिरा गांधी जी का 20 पॉइंट प्रोग्राम था। एक मिनिमम नीड्स प्रोग्राम था, इसको हमने कि क्या क्या मिनिमम नीड्स होगी, जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, पानी है, ये मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। और 20 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इनको हमने इंप्लीमेंट किया। क्लियर? और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट आया इसीलिए 1975 के अंदर। क्लियर है? तो ये सब थे आपके फोकस। लेकिन ध्यान रखना, यही वो प्लान था जिस समय 1975 के अंदर इमरजेंसी लागू करी गई थी। 1970-55 का ये अखबार है, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड
जेपी, मोरारजी, अडवाणी, अशोका मेहता एंड वाजपेयी अरेस्टेड। इन सबको, जितने भी अपोजिशन के नेता थे, सबको अरेस्ट कर जेल में डाल दिया गया था। मोरारजी देसाई बाद में जाकर अब ये इलेक्शन जीतते हैं और ये कौन बनते हैं? ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। जेपी नारायण, इनको तो सब जानते ही हैं आप, गद्दी छोड़ो जनता आती है, ये नारा दिया गया था। क्लियर है? अशोक मेहता, वाजपेयी जी को तो आप जानते हैं, 1999 के अंदर बाद जाकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्लियर? चलिए, अब क्या होता है, एक चीज थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था हमारा 1969 से लेकर रोलिंग प्लान के बाद, सॉरी उसके प्लान हॉलिडे के बाद कौन सा फोर्थ 5 ईयर प्लान आया? 1969 से 74। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान का एक बार देख लीजिए, ये नहीं है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान कब था? 75 से लेकर 79 तक था। क्लियर है? 1974 से लेकर 1979, इसको करेक्ट करना है। क्लियर है? क्योंकि 1975 में ही तो इमरजेंसी वगैरह लागू हुई थी, गरीबी हटाओ आंदोलन दिया गया, नारा दिया गया था। क्लियर? चलिए, अब चलते हैं सीधा, इसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि चुनाव किए गए दोबारा से 1977 में, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी हटाई, चुनाव करे, और चुनाव में ये हुआ सर कि कांग्रेस पार्टी हार गई, इंदिरा जी चुनाव हार गई, और मोरारजी देसाई जनता पार्टी की नई सरकार बनती है। पहली बार देश के अंदर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जिसके नेता कौन थे? मोरारजी देसाई। क्लियर है? ये रहे मोरारजी देसाई, ये आपकी उस समय के अखबार की कटिंग है। मोरारजी देसाई इज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? चलिए, इंट्रोड्यूस्ड बाय द जनता पार्टी। तो इन्होंने क्या किया? 5 ईयर प्लान्स को डिसकंटिन्यू करा और कहा कि ये सब रहने देते हैं, एक एक साल के लिए प्लान करते हैं, एनुअली बेस्ड प्लान बनेंगे, जिसको हमने रोलिंग प्लान्स बोला गया। क्लियर? रोलिंग प्लान्स वर रिवाइज्ड एनुअली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। प्लान्स थोड़े क्या होते थे सर? रिवाइज्ड होते रहते थे आपकी परफॉर्मेंस पर, मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस पर, किसी स्कीम की परफॉर्मेंस पर। क्लियर? अलाउड एडजस्टमेंट इन द टारगेट एंड रिसोर्स एलोकेशन ईच ईयर। टारगेट्स को एडजस्ट किया जा सकता था, लेकिन क्या हुआ? पॉलिटिकल ट्रांजिशन, चौधरी चरण सिंह जी आए बाद में, उनकी भी सरकार गिर गई, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया? अमेंडन कर दिया गया, और 80 के अंदर, 81 के अंदर फिर से चुनाव होते हैं, और फिर से इंदिरा जी सरकार में आती है, प्राइम मिनिस्टर बनती है, और वो फिर से एक प्लान लेकर आती हैं जिसका नाम था सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। क्या नाम था सर? सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर पुश प्लान भी बोला जाता है। क्यों सर? मॉडर्नाइजेशन पर काम करना स्टार्ट किया। आप किस पर बात कर रहे थे? मॉडर्नाइजेशन पर, इफिशियंसी इंप्रूवमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। ध्यान रखना इस बात को, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बात करी हमने। क्लियर? टारगेट 5.2% की थी, एक्चुअल 5.7% हुई, और इसी दौरान एक नाबार्ड एस्टेब्लिशमेंट हुआ और एग्जिम बैंक भी आया, और सेवा रमन कमेटी के द्वारा इसको क्या किया गया था? रिकमेंड किया गया था नाबार्ड को, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यही सुपरवाइज करता है आरआरबीज को। जब हम बैंक्स की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, उसमें कमर्शियल बैंक्स के अंदर आरआरबीज पढ़ते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स ऑफ इंडिया। तो उनका सुपरविजन किसके हाथ में है? नाबार्ड उनका सुपरविजन करता है। एक्जिम सर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, 1982 में ये भी एस्टेब्लिश हुआ इन दी सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। क्लियर? की इनिशिएटिव्स क्या थे? फैमिली प्लानिंग, जो मैंने अभी बताया था पहले, टू प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था इस समय पर। यही समय था जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा होता। क्यों? ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद फूड बहुत ज्यादा था, फूड सिक्योरिटी की तरफ हम चल दिए थे, पढ़ाई बेहतर होने लगी थी, हेल्थ लोगों को मिलने लगी थी, क्लियर है, सुविधाएं मिलने लगी थी, रोड्स बनने लगी थी। तो क्या हुआ? उस समय पर हमारा जो डेथ रेट है वो एकदम से फॉल कर गया, और बर्थ रेट इंक्रीज कर रहा था, एक कांस्टेंट था ही। उस वजह से क्या हुआ? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ बहुत तेजी से। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट प्लान की तरफ चलते हैं, 7th 5 ईयर प्लान फ्रॉम 85 टू 90। 7th 5 ईयर प्लान, और ध्यान रखना एक नारा, फूड वर्क प्रोड्यूस प्लान। क्या नाम है? फूड वर्क एंड प्रोड्यूस। तो फोकस किस पर था? प्रोडक्टिविटी पर, एम्प्लॉयमेंट पर, और मॉडर्नाइजेशन पर, कि कितनी बेहतर प्रोडक्टिविटी होगी, हम फूड को कितना बेहतर प्रोड्यूस करेंगे। वर्क यानी कि एम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्रोड्यूस, हम मशीन्स को मॉडर्नाइजेशन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को या मैन्युफैक्चरिंग को मॉडर्नाइजेशन करेंगे, जब बेहतर प्रोडक्टिविटी होगी। क्लियर है? तो फूड वर्क एंड प्रोड्यूस प्लान, ध्यान रखना ये स्लोगन किस में दिया गया था, या इस 5 ईयर प्लान की थीम थी ये, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। क्लियर?
दूसरा सर ग्रोथ कितनी थी, सर टारगेट ग्रोथ थी 5% की और एक्चुअल ग्रोथ हुई 6% की। तो ध्यान रखना, इसी को बोला गया था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। क्या बोला गया था? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कुछ भी नहीं है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ एक प्रोफेसर थे, उन्होंने इस नाम को कॉइन किया था। उन्होंने कहा था कि जो ये बहुत स्लो ग्रोथ थी, अभी तक हम 6% से नीचे ही थे, 2%, 3%, 4%, मैक्सिमम 5-5.5% पर ग्रो कर रहे थे, इससे ऊपर नहीं जा रहे थे। 6% का मार्क हमने ब्रीच नहीं किया था। तो पहली बार हमने 6%, 6.01% पर ग्रो किया था। तो पहली बार हमने 6% के मार्क्स को ब्रीच किया, तो उसको बोला कि इंडिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से बाहर आ गया, यानी कि जो स्टेडी ग्रोथ था, वो स्लो ग्रोथ था, उससे बाहर निकला। क्लियर? उसके बाद सर नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 के अंदर आया और इसी दौरान सेबी का इंस्टीट्यूशन हुआ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में आया था। लेकिन एक्ट स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी? वो 1992 के अंदर स्टैट्यूटरी बनी, उसका एक्ट आया, ध्यान रखना। उसके बाद जवाहर रोजगार योजना लिख लेना, 1989 के अंदर जवाहर रोजगार योजना आती है। क्लियर? अब उसके बाद क्या हुआ, 90 का समय अगर आप देखेंगे, बहुत बड़ा क्राइसिस से भारत गुजर रहा था, पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत था, सरकार किसी एक की नहीं थी। क्लियर है? सरकार में बड़ी ऊपर नीचे था, लेकिन उससे बड़ी दिक्कत थी सर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस। भारत बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से गूंज रहा था, रिसेशन से, डिप्रेशन से गुजरा था, मंदी बहुत ज्यादा थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, बाहर से सामान मंगाने के लिए हमारे पास डॉलर्स वगैरह नहीं थे। तो इन सब चीजों से डील करने के लिए हमने क्या किया कि थोड़ा एक काम करते हैं, फिर से छुट्टी ले लेते हैं और क्या करते हैं, दोबारा से एनुअल प्लान्स लेकर आते हैं। 91 तक और 92 तक हम दो प्लान्स लेकर आए। क्यों लेकर आए? रेगुलर 5 ईयर प्लान्स फ्रेमवर्क वाज सस्पेंडेड ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस। यही दो बात मैंने बताई कि सर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, सरकार किसी की नहीं बन रही थी, बहुत जगह संसद के अंदर बहुत उथल पुथल चल रही थी, उसके साथ साथ इकोनॉमिक क्राइसिस भी बहुत ज्यादा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था। हमने देखा डॉलर्स नहीं थे, फॉरेक्स नहीं था भारत के पास। तो क्या हुआ, इंडिया फेस्ड एन एक्यूज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। यही मैंने बताया आपको, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस हमने देखा। एंड विद रिवर्स बेयरली सफिशिएंट फॉर फ्यू वीक्स ऑफ इंपोर्ट, हमारे पास बहुत ही कम डॉलर्स या बहुत कम फॉरेक्स बचा था, जो कुछ ही दिनों का हम फॉरेक्स से इंपोर्ट मंगा सकते थे। उसके साथ साथ फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हाई था, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था और डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानी कि एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं बनेगी, सामान नहीं बनेगा, सप्लाई नहीं होगी, इनकम नहीं मिलेगी, तो ये सब इसने क्या किया, इन सब चीजों को और वर्स कर दिया और खराब कर दिया। इसीलिए हमने क्या किया सर, हमने एक एनुअल प्लान्स निकाले और इसी दौरान पीवी नरसिम्हा राव के साथ मिलकर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एलपीजी रिफॉर्म्स। क्या इंट्रोड्यूस किए गए सर? लिक्विड पेट्रोलियम गैस इंट्रोड्यूस किया नहीं, क्या इंट्रोड्यूस किया गया? एलपीजी रिफॉर्म। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। इनको बोला एलपीजी रिफॉर्म्स इन 1990s। किस लिए सर? लिबरलाइजेशन क्या करना है, हमको लिबरल बनना है, ये लाइसेंसिंग राज को छोड़ना है, हर चीज के लिए लाइसेंसिंग, हर चीज के लिए लाइसेंसिंग। आप बिजनेस ही नहीं कर पाते थे, करप्शन ही इतना ज्यादा होता था, क्लर्क लेवल पर इतना करप्शन होता था, हर चीज के लिए लाइसेंस चाहिए। तो लोग उस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं था, जो आज हम फोकस करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो वो था ही नहीं, तो लोग बिजनेस नहीं करते थे। तो लोग बिजनेस नहीं करेंगे तो देश की ग्रोथ कैसे होगी, अगर प्राइवेट लोग ही आगे नहीं आएंगे। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, सरकार के जो पीएसयूज थे, जो बहुत ज्यादा डेफिसिट, जिनमें बहुत ज्यादा कर्जा या सरकार का मुनाफा नहीं हो रहा था, सरकार ने उनको बेचना स्टार्ट किया, अपने शेयर उस पर कम करने स्टार्ट करे। क्लियर है? उनको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उनका प्राइवेटाइजेशन किया और ग्लोबलाइजेशन। हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या बाहर से आने वाले इन्वेस्टमेंट को बुलाया देश के अंदर, उन्होंने कहा कि आओ इन्वेस्ट करो, देश के अंदर कंपनीज बनाओ, लोगों को रोजगार मिलेगा, आपके पास प्रॉफिट जाएगा, हमारे पास इनकम आएगी, लोगों के पास, उस देश का क्या होगा, देश का विकास होगा। तो ये थे एलपीजी रिफॉर्म्स। क्लियर है? हुआ क्या? मेजर्स इंक्लूडेड डी लाइसेंसिंग, मैंने आपको बताया लाइसेंसिंग राज खत्म करना है। रिडक्शन इन इंपोर्ट टैरिफ्स, यानी कि अगर हम बाहर से मंगा रहे थे तो हमने क्या करा, उन टैरिफ्स को कम किया गया ताकि जो बाहर के लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो इंडिया में आ सके। एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यही बताई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हमारे देश के अंदर आके इन्वेस्ट करो भाई, आओ, आपको आसानी से यहां जमीन मिल जाएगी, लोग मिल जाएंगे, लेबर मिल जाएगी। क्लियर है?
द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर वाज एक्सपेंडेड। ध्यान रखना, हम एक स्टेट इकोनॉमी से हम किधर चले गए, हम एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ चले। कहां? मार्केट बेस्ड, यानी कि हमारी जो लीनिंग है वो थोड़ी सी अब कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा हो गई थी। हम मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ लीन कर गए थे इन एनुअल प्लान्स या एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद। उसके बाद फिर से एक और 5 ईयर प्लान आता है अगेन, एंड द 8th 5 ईयर प्लान फ्रॉम 1992 से लेकर 1970 तक। इसको बोला भी जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट। कई बार क्वेश्चन आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लान इज एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्लियर है? तो कौन सा प्लान है सर? 8th 5 ईयर प्लान। क्यों? क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट प्लस लिबरल इकोनॉमी, जो मैंने एलपीजी, हम लिबरल बन चुके थे इकोनॉमी को लेकर, शिफ्टेड फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग टू मार्केट ड्रिवन ग्रोथ स्ट्रेटजी। अभी बताया मैंने, स्टेट सेंट्रलाइज्ड से हम किधर चले गए थे? डाइवर्स, यानी कि प्राइवेट इकोनॉमी की तरफ या मार्केट बेस्ड ग्रोथ की तरफ हम चले गए थे। देखिए 5.6 का टारगेट था, 6.8 अचीव किया। ये रहे हमारे प्रधानमंत्री, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर, और ये रहे पीवी नरसिम्हा राव, उस समय के हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये है फाइनेंस मिनिस्टर। क्लियर है? बाद में जाकर यही हमारे क्या बने थे? प्राइम मिनिस्टर बने थे, देश के प्रधानमंत्री बने। क्लियर? एलपीजी रिफॉर्म्स आए इसी दौरान। इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मेंबर बना 1995, यानी कि माराकेश एग्रीमेंट के बाद जब GAAT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स, ट्रेड इन टैरिफ्स, इसको बनाकर क्या बना कर दिया गया था? WTO बना दिया गया था। यूरोगे राउंड के बाद, माराकेश एग्रीमेंट के बाद, तो इंडिया तभी इसका मेंबर भी बना था। की इनिशिएटिव्स क्या है? इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो भी मैंने बताया, और सर मिड डे मील इसी दौरान पे आया, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो ये था आपका 8th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान, एंड द 9th 5 ईयर प्लान केम इन 1997 to 02, और इसका नाम था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। अब देख रहे हैं, अब लैंग्वेज चेंज हो रही है 5 ईयर प्लान्स की। अब तक हम शुरू में बात कर रहे थे फर्स्ट और सेकंड के अंदर एग्रीकल्चर पर फोकस कर रहे थे, फूड पर फोकस कर रहे थे, सेल्फ सफिशिएंसी पर फोकस कर रहे थे। अब हम बातें करने लगे हैं सोशल जस्टिस की, इक्वालिटी की। क्यों? क्योंकि सर हमने जो बेसिक नीड्स थी, रोटी कपड़ा मकान, अब उसको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा भरने लगे, उसकी पूर्ति होने लगी। ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ? देश में अनाज की कमी नहीं, लोगों के पास बहुत अनाज पहुंच गया, फूड सिक्योर्ड हो गया इंडिया। क्लियर है? एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट जॉब्स आई, प्राइवेट लोग आए FDI के बाद, ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, प्राइवेट कंपनीज आई, जॉब लोगों को बहुत ज्यादा मिलने लगी। अब फोकस क्या था? अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का सोशल स्टेटस बढ़ाना। क्लियर है? सोशल डेवलपमेंट करना। तो अब हम फोकस कर रहे थे, ग्रोथ तो करनी है, लेकिन अब सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराना है लोगों का। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ विद इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना है ग्रोथ के साथ साथ। क्लियर है? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, हमने बताया कौन थे? वाजपेयी जी ने इस समय प्रधानमंत्री बने, उन्होंने शपथ ली और उन्होंने इसको लॉन्च किया, इसको लीड किया। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करी हमने। क्लियर है? कि पब्लिक और प्राइवेट मिलकर एक पार्टनरशिप करेगी, इस देश को आगे ले जाने की कोशिश करेगी। क्लियर है? PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्लियर? उसके बाद IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, 1919 में आया। जो फेरा एक्ट हमारा 4th 5 ईयर प्लान में आया था, वो उसको फेमा बना दिया गया था 1999 के अंदर, मैंने वहां बताया था। क्लियर है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये भी आया। टारगेट 6.5% का था, एक्चुअल 5.4% हुई हमारी ग्रोथ। क्लियर? ये था 9th 5 ईयर प्लान। चलिए लास्ट प्लान की तरफ चलते हैं, लास्ट नहीं, अभी 10th 5 ईयर प्लान है, फास्टर ग्रोथ विद प्लान। अब इन प्लान्स का बस ध्यान रखना, आपको बस फोकस या कोई थीम है तो वो ध्यान रखनी है, ज्यादा कुछ में था नहीं। किस पर फोकस किया गया? सर 2002 से लेकर 2007 तक आया था। मनमोहन जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, और जाते जाते वाजपेयी जी भी थे। क्लियर है? 2004 तक वाजपेयी जी रहे थे, 2004 के बाद 2009, और 2009 से लेकर 2014 तक ये कौन रहे थे? यहां से लेकर मनमोहन जी रहे थे। क्लियर है? और 1999 से लेकर 2004 तक कौन रहे थे? वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? तो दोनों ही प्रधानमंत्री एसोसिएटेड है। क्लियर? एम्फसाइज किस पर किया गया? रिडक्शन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज, इनकम इनइक्वालिटीज, जेंडर इनइक्वालिटीज, उसको खत्म करना। क्लियर शिफ्ट टुवर्ड्स इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर?
रिड्यूस पॉवर्टी बाई हाफ ड्यूरिंग प्लान पीरियड, ये बताया गया कि पॉवर्टी को हमको हाफ कर देना है इस प्लान के दौरान। टारगेट था हमारा 8% का और हमने अच्छा खासा अचीव किया 7.6%। 7-8% की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, अच्छी खासी ग्रोथ होती है किसी देश के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, सेकंड लास्ट 5 ईयर प्लान विच इज 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान आया 2007 से लेकर 2012 तक। इसको सी रंगराजन प्लान भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने ही इसको क्या किया था, फ्रेम किया था, बनाया था। काफी ज्यादा सिंह रंगराजन प्रिपेयर्ड द 11th 5 ईयर प्लान, इसलिए सिंह रंगराजन प्लान भी कहला। और इसकी थीम ध्यान रखेंगे सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 11th और 12th 5 ईयर प्लान की सिर्फ और सिर्फ थीम बिल्कुल ध्यान रखनी है, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ वाज द थीम ऑफ 11th 5 ईयर प्लान। वही बातें होंगी, रैपिड ग्रोथ, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्लियर है, हेल्थ एजुकेशन बेटर देना, जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करना, क्लियर है। तो इन सब चीजों पर फोकस किया गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूआईडीआई, आपकी जो आधार के, जो आपका आधार कार्ड है उसकी जो अथॉरिटी है, जो देखती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लॉन्च ऑफ सोलर नेशनल मिशन भी आया और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को, NRHM को क्या कर दिया गया, एक्सपेंड कर दिया गया। क्लियर? टारगेट 9% की अच्छा खासा अचीव किया, 8% का। उसके बाद मनरेगा, इसको एक्सपेंड किया है, 2005 में आई थी। क्लियर? उसके बाद नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये अभी बता दिया। और राइट टू एजुकेशन एक्ट इन 2009 वाज इंट्रोड्यूस्ड, हाईलाइट करके लिख लीजिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट और लास्ट 5 ईयर प्लान की तरफ चलते हैं। लास्ट 5 ईयर प्लान क्या है हमारा, 12th 5 ईयर प्लान। तो 12th 5 ईयर प्लान वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान, और ये कब से कब तक था, 2012 से लेकर 2017 तक का था ये प्लान। पहले वाला 11th 5 ईयर प्लान की जो थीम थी वो क्या थी, फास्टर मोर इंक्लूसिव, लेकिन इसमें एक वर्ड और ऐड कर दिया गया था बस, सस्टेनेबल ग्रोथ। फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ 12th का है, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ सिर्फ वो 11th 5 ईयर प्लान का है। क्लियर है? क्या किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ऑल, इस पर फोकस किया गया। टारगेट 8% का था, लेकिन क्या हुआ, 2014 में हमारे मोदी जी ने शपथ ली, प्रधानमंत्री मोदी जी बने, और उन्होंने क्या किया, 5 ईयर प्लान को बोल दिया कि ये लास्ट 5 ईयर प्लान होगा, अब हम आगे से 5 ईयर प्लान को नहीं लाएंगे, इसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। क्यों? इन्होंने कहा अब एक अलग तरीके से प्लानिंग करी जाएगी, अब बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे। क्लियर? एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करी जाएगी, हर सेक्टर पर फोकस किया जाएगा। और इसीलिए क्या किया गया, इसलिए क्या किया, जो अभी तक प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान को बनाती थी, इसको बंद करके हमने क्या बनाया, एक नीति आयोग बनाया। क्या बनाया सर? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग बनाया गया प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के लिए। उसके साथ साथ क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जीएसटी 2017 में यही आया। स्किल डेवलपमेंट मिशन आई बहुत ज्यादा, प्रधानमंत्री जनधन योजना भी इसी प्लान के दौरान आई। उसके साथ साथ क्या हुआ, एम्फसाइज सोशल इकोनॉमिक इंक्लूडिंग जीएसटी एंड डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि सरकार के जनधन अकाउंट खोले गए, उसमें आधार से लिंक करा गया और डायरेक्ट उन्हीं के अकाउंट में पैसा भेजा गया, मिडिलमैन को हटा दिया गया। क्लियर है? तो ये सब चीजें थी, इसलिए दिस वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान। चलना 2012 से 17 तक का, एक्चुअल क्या थी, काउंट नहीं करी गई। क्लियर है? तो ध्यान रखना, दिस वाज द लास्ट 12th 5 ईयर प्लान। अब एक बार ब्रीफ समरी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से। कैसे कैसे सर? फर्स्ट 1951 से लेकर 1956 तक फोकस किस पे किया गया, एग्रीकल्चर पर, इरिगेशन, फूड सिक्योरिटी। प्राइम मिनिस्टर कौन था, जवाहरलाल नेहरू। सेकंड 5 ईयर प्लान 56 टू 1961 हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, इसको महालनोबिस प्लान भी बोलते हैं, इसको हैर डोमर प्लान बोलते हैं पहले वाले को। प्राइम मिनिस्टर कौन था, नेहरू साहब थे। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेकर 66 तक सेल्फ रिलायंस और एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, वॉर हुए, ड्रोट आया और 2 प्राइम मिनिस्टर्स को खोआ। और प्राइम मिनिस्टर्स कौन एसोसिएटेड है, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद क्या लेकर आए, हम कुछ प्लान हॉलीडेज लेकर आए 3 साल के लिए, 3 एनुअल प्लान लेकर आए। 1960 लेकर 69 क्राइसिस मैनेजमेंट, तो एनुअल प्लान लेकर आए। इंदिरा गांधी जी उस समय पर कौन थी, प्रधानमंत्री थी। फोर्थ 5 ईयर प्लान एंड फिफ्थ 5 ईयर प्लान 69 टू 74, 74 टू 79 ग्रोथ विद स्टेबिलिटी और गरीबी हटाओ, ध्यान रखना इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, और प्रधानमंत्री कौन था, इंदिरा गांधी जी, लेकिन बाद में जनता पार्टी गवर्नमेंट आती है, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान से कौन एसोसिएटेड है, मोरारजी देसाई भी। उसके बाद क्या है, रोलिंग प्लान्स लेकर आए।
फ्लेक्सिबल प्लानिंग करी। और कौन प्रधानमंत्री था? मोरारजी देसाई और चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, जो हमारे भारत रत्न चरण सिंह है, चौधरी चरण सिंह, वो भी उस समय प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 6th 5 ईयर प्लान और 7th 5 ईयर प्लान आते हैं 1985 टू लेकर 99 तक। पॉवर्टी एलिविएशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हमने किया था, ध्यान रखना 6 में। और 7 में क्या था हमारा नारा? फूड वर्क एंड प्रोड्यूस या फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। इंदिरा गांधी जी थी, उसके बाद कौन बना था प्रधानमंत्री? राजीव गांधी जी बने थे। उसके बाद फिर से पॉलिटिकल टर्मोइल और इकोनॉमिक क्राइसिस आए, एनुअल प्लान्स लेकर आए। हमने क्या किया? इकोनॉमिक क्राइसिस और ट्रांसमिशन किया, एलपीजी की तरफ हम चले गए, ग्लोबलाइजेशन की तरफ चले गए। और प्रधानमंत्री कौन थे? हमने देखा पहले वीपी सिंह थे, फिर चंद्रशेखर थे, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी बने हमारे प्रधानमंत्री। उसके बाद कौन सा प्लान आया सर? 8th एंड 9th 5 ईयर प्लान 1992 से लेकर 97 तक। ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, पीवी नरसिम्हा राव थे। उसके बाद 9th 5 ईयर प्लान ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, अटल बिहारी वाजपेयी। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से लेकर फास्टर ग्रोथ, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जी थे। 11th 2007 से लेकर 2012 और 2012 से लेकर 2017 लास्ट 5 ईयर प्लान इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर एंड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, मनमोहन सिंह एंड नरेंद्र मोदी। तो ये था आपका क्विक रिवीजन। बहुत, अगर आपका और कंसेप्ट्स क्लियर है, एकदम से रिवाइज करने के लिए एकदम से टेबल देखेंगे, ईयर्स देख लेंगे, किस पर फोकस किया गया, कोई प्राइम मिनिस्टर कंटेम्पररी कौन कौन था, तो आसानी से आपका बहुत जल्दी रिवीजन इस टेबल के साथ हो जाएगा। क्लियर है? एक बार देख लेते हैं कि नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन जो थी उसमें क्या डिफरेंस था। प्लानिंग कमीशन को 2015 में बंद कर नई एक संस्था जोड़ी, नीति आयोग एस्टैब्लिशमेंट, 2015 में इसको एस्टैब्लिश किया गया, रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन। क्लियर है? नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या थी? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। पर्पस क्या था? टू एक्ट एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी थिंक टैंक। ध्यान रखना ये कीवर्ड है, सरकार ने बोला कि थिंक टैंक की तरह रहेगा, जो प्रमोटिंग कोऑपरेटिव एंड कंपैरेटिव फेडरलिज्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। 2047 इंडिया का विजन क्या है? विकसित भारत 2047। अब हम लॉन्ग टर्म विजन की तरफ जाएंगे। होता कौन कौन है? ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, जैसे कि कुछ यूनियन मिनिस्टर्स या किसी को बुला लिया, और कुछ यूनियन मिनिस्टर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। जैसे कि हमने सुना है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस और द राज्यसभा। यानी कि अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो आप अपने आप ही चेयरमैन बन जाते हो राज्यसभा के। अलग से कोई आपको इलेक्शन या आपकी वोटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप वीपी बन गए, वाइस प्रेसिडेंट बन गए, उसका चुनाव जीत के अपने आप चेयरमैन भी बन जाते हो। क्लियर? तो उसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। तो कुछ यूनियन मिनिस्टर्स हैं जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बन जाते हैं। आप मिनिस्टर बन गए, अपने आप नीति आयोग के मेंबर भी बन जाते हैं। गवर्निंग काउंसिल होती है, इट हैज अ गवर्निंग काउंसिल विद चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। जितने भी चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं उनको मिलाकर एक गवर्निंग काउंसिल भी हमारी बनती है। डिफरेंस देख लेंगे, 1950 से लेकर 2014 तक हमारी प्लानिंग कमीशन थी। 2015 में हमने क्या बनाया? नीति आयोग बनाया। ये क्या थी? एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बॉडी थी। हमने पॉलिसी थिंक टैंक करा, हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ गए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करी। सरकार कहती है फाइनेंशियल पावर्स, कंट्रोल्ड फंड एलोकेशन ऑफ टू स्टेट्स वाया प्लान ग्रांट्स, जबकि नीति आयोग ऐसा कोई भी काम नहीं करती है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री या फाइनेंस कमीशन इसको हैंडल करती है। आर्टिकल 280 के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। क्लियर है? अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच थी, 5 ईयर प्लान्स बनाते थे हम। इसकी क्या है? बॉटम अप अप्रोच है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स किया करते थे ये, या उसको बनाया करते थे। ये एक पॉलिसी एडवाइजरी बॉडी है, स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करेगी, एडवाइस करेगी सरकार को। क्लियर है? तो ये डिफरेंस है बिटवीन द प्लानिंग कमीशन एंड द नीति आयोग। क्लियर? चलिए, एंड द लास्ट दूसरा एक टेबल मैंने आपकी सहूलियत के लिए दिया है। इसमें क्या है? कई बार मैच द फॉलोइंग के साथ क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंडिया के अंदर जितने भी एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुए हैं कलर वगैरह के नाम से, उनसे पूछ लिया जाएगा कि किस चीज से वो एसोसिएटेड है। जैसे कि हमको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन से रिलेटेड है, ऐसे ही एक ब्लैक रेवोल्यूशन है जो पेट्रोलियम से रिलेटेड है, ब्लू रेवोल्यूशन फिशरीज से रिलेटेड है, ब्राउन लेदर से रिलेटेड है, एंड सॉरी गोल्डन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? सर फ्रूट से रिलेटेड है। क्लियर है? तो ऐसे ही ग्रे रिवोल्यूशन किससे? फर्टिलाइजर से है, पिंक रिवोल्यूशन अनियन से है, रेड
मीट और टोमेटो से है, सिल्वर एग से है, और व्हाइट रेवोल्यूशन अमूल जो आप पढ़ते हैं इट इज रिलेटेड विद डेयरी प्रोडक्ट और द मिल्क, एंड येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद ऑयल सीड्स, एंड एवरग्रीन इज ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ध्यान रखना, ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद फूड ग्रेन्स, एक एवरग्रीन रेवोल्यूशन भी है जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता था। क्लियर है? तो ये कुछ रेवोल्यूशंस है और वो किस चीज से रिलेटेड है वो मैंने आपको यहां दे दिया है। क्लियर है? सो ये थी आपकी क्लास आज की। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हम देखते हैं हर साल, एक ना एक दो क्वेश्चन 5 ईयर प्लान्स के आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है ये, सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी का है। क्लियर है? सो आई होप आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जय हिंद।